हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज पी वैल्यू मेथड। बहुत पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, बट उसमें मैंने सिर्फ आप कह सकते हो गिने चुने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दो चार, एंड थोड़ा सा कंसेप्ट। बट आज मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा अच्छे से और सारा। सो वैसे पी वैल्यू मेथड इज द पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो दोज हु हैव डन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग knows little bit about hypothesis testing, उन्हीं को ये वीडियो समझ में आएगा, वरना तो बाकी लोगों को बाय बाय। पी वैल्यू मेथड ऐसा है कि काफ़ी लोगों को परेशान करता है, बच्चे ना रट्टा मार लेते हैं इसको अलग अलग तरीके को लेके। और सही बताऊं तो मैंने जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा है, पी वैल्यू मेथड ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेलिटी या जेड टेस्ट के थ्रू ही समझाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। पी वैल्यू मेथड जेड टेस्ट में भी होता है, टी टेस्ट में भी होता है, काई स्क्वायर में भी होता है, एफ में भी होता है। मतलब जितने भी अलग अलग टेबल या टाइप्स ऑफ अलग अलग आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, इन सब में पी वैल्यू मेथड यूज होता है। सो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये उन्हीं को समझ में आ रही होंगी जिन्होंने हाइपोथेसिस को ऐसे टच करके आया। ओके, सो मैंने ये सोचा क्यों ना पी वैल्यू सब कुछ तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए, चाहे आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स अंडर ग्रेजुएट में स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हो, इको ऑनर्स कर रहे हो, जहाँ भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो और पी वैल्यू आ रहा हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे इंडियन यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, पी वैल्यू मेथड स्टैट्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे इसके फोकस करते हैं, डेफिनेशन रटी काम खत्म। ऐसे नहीं चलेगा, इसको समझना भी तो ज़रूरी है। तो मैं बहुत अच्छे से इसका वीडियो बनाने की आज कोशिश करने वाला हूँ। पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, वो तो आप ही बताओगे। एंड आप लोग प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके, बिकॉज एज अ टीचर, नॉट एज अ टीचर, मैं हर टीचर को चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट उनके इस काम को देखें और अप्रिशिएट करें या ना अप्रिशिएट करें, वो आप ही लोग बताएंगे कि वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, वो आप ही लोग बताएंगे। जितना ज़्यादा आप इसको स्प्रेड करोगे हर जगह, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और बेहतरीन वीडियो बनाने की स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे कंसेप्ट की जो कहीं भी नहीं है, और मैं अपने फंडे के थ्रू आप लोगों को उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चलो बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं। सो हेडिंग डालेंगे नॉट पी वैल्यू मेथड। अभी थोड़ा सा मैं रिकॉल दूं, अगर जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं बेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाना, जहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं, चाहे उसमें पॉपुलेशन मीन हो, चाहे पॉपुलेशन प्रपोर्शन हो, चाहे पॉपुलेशन वेरिएंस हो, इनकी अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, दीज आर दी सिंगल पॉपुलेशन पैरामीटर। समटाइम विल फोकस ऑन दी टू पॉपुलेशन पैरामीटर ऑल्सो, द सिग्निफिकेंट डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स, देन इन दैट केस हाइपोथेसिस कैन बी जैसे नल हाइपोथेसिस, म्यू इज इक्वल टू सम म्यू नॉट, here null hypothesis p is equal to some p naught, here null hypothesis sigma square equal to some sigma square naught। और अगर टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स की बात करते हैं तो उनके सिग्निफिकेंट डिफरेंस के हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को याद हो, μ1 इक्वल टू μ2, कोशिश करूंगा मैं हाइपोथेसिस का भी आपको एक अच्छा वीडियो बना के दूं, बट फिलहाल आज हाइपोथेसिस मेन फंडा नहीं है। सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इन सब काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने के लिए कि हाइपोथेसिस हम एक अनुमान लगाते हैं दैट व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, थ्रू सैंपल विल चेक लाइक व्हाटएवर आर अनुमान, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो ठीक भी है या नहीं है। उसके लिए हम लोग कुछ मेथड यूज करते हैं, दो मेथड। कौन कौन से? जिसमें सबसे पहला मेथड आता है जो मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है, रिजेक्शन रीजन मेथड। ओके, and the second method is p-value method। ठीक है, ये है वो p-value method जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। So whenever we do hypothesis testing of single population parameters or two population parameters, so ये hypothesis true है, रिजेक्ट होगा या डू नॉट रिजेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है विच मेथड दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। दोनों मेथड से द रिजल्ट इज एग्जैक्टली द सेम,
वन मेथड इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन मेथड, अनदर मेथड इज कॉल्ड पी वैल्यू मेथड. ओके, इसके थ्रू हम लोग कंक्लूड करते हैं कि वॉट एवर आर हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट ट्रू. ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं पी वैल्यू मेथड से. हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है. लेट्स स्टार्ट. चलिए गाइस, नाउ मूव टू दी पी वैल्यू. सो पीछे मैंने डेफिनेशन लिखी है समय बचाने के लिए. वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी, बट मुझे साधारण भाषा की डेफिनेशन ज़्यादा समझ में आती है, परिभाषा डेफिनेशन. सो पी वैल्यू, it is the probability value obtaining from test statistics for given sample assuming null hypothesis is true. null hypothesis को true मान के जो भी आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आती है अंडर नल हाइपोथेसिस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आप प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करोगे फॉर अ गिवन सैंपल, ऑब्वियसली सैंपल होगा तभी तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगी, उसको हम लोग पी वैल्यू कहेंगे. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगी, कैसे पी वैल्यू आएगी. भाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली ग्रेटर देन, लेस देन, इन बिटवीन, क्या केस हमें कंसीडर करना पड़ेगा वो मैं आपको बताते चलूँगा. बट मैं फिर बोल रहा हूँ यार, आप लोगों को ना हाइपोथेसिस के बेसिक्स पता होने चाहिए. जिसको यही नहीं पता टेस्ट स्टैट्स क्या होती है, जिसको यही नहीं पता स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, अल्फा क्या होता है, फिर उसके लिए कैसे पढ़ाऊँ मैं पी वैल्यू. बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग होल हाइपोथेसिस टू यू, आई एम ओनली टीचिंग यू द पी वैल्यू पार्ट. सो whenever we find test statistics, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस यूज होते हैं वो होता है Z टेस्ट, T टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, F टेस्ट. 4 टेस्ट यूज होते हैं. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंगल पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग के थ्रू Z टेस्ट की मदद से पी वैल्यू समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए. सो टेस्टिंग ऑफ सिंगल पॉपुलेशन मीन. ओके, let us suppose in null hypothesis we assume mu equal to mu naught, and in alternative hypothesis I assume mu is greater than mu naught. It is called right tail test. It is called right tail test. Okay, आप लिख देना. मैंने केस 1 लिया है राइट टेल टेस्ट का, जहां पे रिजेक्शन इज ऑन द राइट हैंड साइड. फाइन. सो ध्यान से देखेंगे. मैं इसके बेसिस पे फिर हमने एक ऑब्वियसली एक सैंपल उठाया हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स बताने के लिए. उस सैंपल में सैंपल मीन आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई, और लेट अस सपोज स्टैंडर्ड एरर आ गया सिग्मा एक्स बार, अगर कुछ बच्चों को पता हो. देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड यूजिंग Z, दैट इज सैंपल मीन माइनस में पॉपुलेशन मीन विच इज म्यू नॉट अपॉन में दिस. ये आ गए आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. ओके, दिस इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. इसी तरीके से कुछ बच्चों को पता होगा एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार. यहाँ पे जो म्यू नॉट है बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, जैसा कि कहा गया है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड अंडर एच नॉट, और पी वैल्यू के लिए भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमेशा ये मान के कैलकुलेट की जाती है कि एच नॉट ट्रू होगा, यानी म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होगा, इसलिए म्यू की वैल्यू म्यू नॉट डाल दी गई. ओके, सो अंडर द राइट टेल टेस्ट पी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट जो भी आपके पास ये टेस्ट स्टैट्स आई है, लेट अस सपोज इस टेस्ट स्टैट्स का नाम आप Z1 दे दो. ठीक है, Z1 दे दो. तो P वैल्यू आपके पास होगी एरिया टू द राइट ऑफ Z1. ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में राइट टेल टेस्ट है, तो राइट टेल टेस्ट का बेसिक मतलब होता है रिजेक्शन ऑन द राइट हैंड साइड. लेट अस सपोज दिस इज अवर अल्फा. अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, LOS, L.OS. थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, पूरा लिख दूं, लेवल ऑफ
वैसे इसके अल्फा के पता है क्या क्या नाम होते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ओके, रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी, ओके, सो देर आर एंड बहुत सारे नाम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिजेक्शन रीजन की एरिया ऑफ रिजेक्शन रीजन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, दीज ऑल आर द नेम ऑफ अल्फा। अब जब भी आप लोगों के पास, ध्यान से सुनेंगे प्लीज एवरीवन, मैं ना फिर फाइनली कंक्लूजन भी लिख दूंगा आप लोगों के लिए, अभी प्लीज इसको समझ लो अच्छे से। तो आप लोगों के पास p वैल्यू इज z ग्रेटर देन z1। कुछ बच्चों को अगर याद हो तो ये जो भी वैल्यू होगी, वट एवर दिस वैल्यू, इफ z1 लाई हेयर 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 मतलब इधर, देन वी डू नॉट रिजेक्ट h0, एंड इफ z1 लाई हेयर इन बिटवीन हेयर मतलब इन दिस सिनेरियो या इस वाले पोर्शन में आई कैन से, तो वी रिजेक्ट h0। बट p वैल्यू के थ्रू हम लोग एरिया से एरिया कंपेयर करते हैं। तो अगर z1 इधर कहीं पे लाई कर रहा होगा तो z1 से आगे का एरिया इस रिजेक्शन रीजन से बड़ा होगा, और यह भी बोल सकते हैं कि अगर z1 से आगे का एरिया रिजेक्शन रीजन से बड़ा होगा तो इट मीन z1 की वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही होगी। ये एक्सेप्टेंस रीजन है ना बच्चे, यहां से यहां तक, ठीक है। अगर z1 से आगे का एरिया मतलब z1 इधर कहीं पे लाई करता है लेट सपोज, तो इससे आगे का एरिया इस अल्फा से छोटा है, छोटा है ना, इसका मतलब z1 कहां लाई कर रहा होगा? रिजेक्शन रीजन। सो ये कितना ब्यूटीफुल और बेहतरीन कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें h0 को रिजेक्ट करना है या हमें उसको डू नॉट रिजेक्ट करना है। ओके, सो p वैल्यू आप लोगों को राइट टेल टेस्ट में वट एवर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज कमिंग आउट, ओके, उससे आगे का एरिया निकालना है और उस आगे के एरिया को जो भी वैल्यू आएगी उसे हम p वैल्यू बोलेंगे। ओके, अगर ये p वैल्यूज अल्फा से बड़ी है तो इसका मतलब वो वैल्यू मतलब वो z1 इधर कहीं पे लाई कर रहा होगा, और अगर p वैल्यू अल्फा से छोटी है तो इट मींस वो z1 इधर कहीं पे लाई कर रहा है। कोई बच्चे कहेंगे सर इतना निकालने की टेंशन क्या है, इसकी वैल्यू निकालो और z1 से कंपेयर कर लो। भाई ठीक है, बहुत अच्छा कह रहे हो आप लोग, बट दैट इज द रिजेक्शन रीजन मेथड। अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई कर देता है कि p वैल्यू मेथड से ही आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप प्लीज यहां कंक्लूजन लिखेंगे एवरीवन मेरे साथ, अगर p वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है देन डू नॉट रिजेक्ट h0, और p वैल्यू लेस देन अल्फा है देन रिजेक्ट। कुछ बच्चों का सवाल होता है अगर p वैल्यू इक्वल टू अल्फा आ गई तो, इतना बड़ा एक्सेप्टेंस रीजन तो मैं दे रखा है, अब दोनों इक्वली आ गए तो मैं तो उसको रिजेक्ट में डालूंगा, वैसे इंडिफरेंट वर्ड यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो मैंने केस 1 राइट टेल टेस्ट आप सबको अच्छे से समझा दिया है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक लेफ्ट टेल टेस्ट भी समझाता हूं, देखेंगे सारे। सो केस नंबर 2, केस नंबर 2, लेट अस सपोज h0 पे मैंने म्यू ले लिया सम म्यू नॉट, ऑल्टरनेटिव में ले लिया म्यू लेस देन म्यू नॉट। ओके, मैं आप लोगों को गाइस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जिससे और बेटर क्लैरिटी, मतलब p वैल्यू फुल फ्लेज खत्म कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कम से कम 2 से 3 वीडियोस बनाने लग जाए। ओके, जैसे कभी कभार बच्चा 1 घंटे की वीडियो एक साथ नहीं दे पाता, तो मैं सोच रहा हूँ 20-20 मिनट के गैप में 3 वीडियोस बना दें, आज 20 मिनट देख ली, कल 20 मिनट देख ली, बिकॉज आपके पास और भी अदर काम होंगे बहुत सारे, हाँ, बिजी पर्सनैलिटी हो सारे। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेफ्ट टेल टेस्ट है, लेट अस सपोज z1 ही नाम दे रहा हूँ, तो दैट इज x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार ऑल्सो कॉल्ड दिस, ठीक है। सो इस केस में p वैल्यू होती है एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू। ओके, सो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सिंस इट इज अ लेफ्ट टेल टेस्ट,
it is a left tail test. So you can see this is the rejection region, let us suppose alpha. Now अब आप लोगों के पास Z1 किधर लाई कर रहा है? अगर ये वैल्यू अल्फा से छोटी आती है मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से पीछे का एरिया अल्फा से छोटा आ रहा है। अज्यूम कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, लेट अस सपोज अल्फा अगर 0.05 है और ये वैल्यू 0.03 आती है, मतलब Z1 से पीछे का एरिया 0.03, तो Z1 इधर कहीं भी लाई करेगा ना बच्चों, इससे पीछे का एरिया 0.03। और अगर इसकी वैल्यू 0.08 आती है तो वो इधर कहीं पे लाई करेगा 0.08, क्योंकि इतना ही 5% है तो इतना होना पड़ेगा ना 8% के लिए। सो अगेन सेम सिनेरियो, अगर P वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है देन डू नॉट रिजेक्ट H0, और P वैल्यू लेस देन अल्फा है देन रिजेक्ट H0। सो ओवरऑल आप लोग को यह बात ध्यान में रखनी है, जितनी ज्यादा छोटी P वैल्यू होगी उतना लाइकली चांसेस होंगे H0 के रिजेक्ट होने के, जितनी बड़ी P वैल्यू होगी उतनी लाइकली चांसेस होंगे H0 के डू नॉट रिजेक्ट होने के, है ना भाई, डू नॉट रिजेक्ट। एंड ऐसा कुछ नहीं है राइट टेल टेस्ट में P वैल्यू बड़ी होनी चाहिए डू नॉट रिजेक्ट के लिए और लेफ्ट टेल में छोटी होनी, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज यूनिवर्सल। देखो मैंने पीछे भी यही लिखा है ना। बट आप सबने अपने दिमाग में यह बात ध्यान रखनी है कि राइट टेल टेस्ट में P वैल्यू के लिए आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू से आगे का एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए Z यूज होगा, T यूज होगा, काई स्क्वायर यूज होगा, F यूज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन आप किस तरीके की टेस्टिंग कर रहे हैं। बिकॉज मेनी ऑफ यू नो P वैल्यू यूजिंग Z टेस्ट ओनली, करते ही नहीं है स्टूडेंट गाइज T। मैंने खुद पहली बारी जब अपने आप पढ़ने की कोशिश की थी तो मैं खुद Z तक ही रुका था, बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो कितना बियॉन्ड जा सकता है, मुझे तो नहीं पढ़ाया तो क्यों ना मैं पढ़ाऊँ आपको। देखो सो केस 2 हो गया, केस 3 पे मूव करते हैं। इसके बाद देखेंगे केस 3। ओके, सो केस 3 में ध्यान देंगे सारे बच्चे। केस 3 everyone, case 3 is two-tailed test. Okay, under two-tailed test H0 में mu is equal to mu naught, alternative में mu is not equal to mu naught. Okay, now similar way में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल लेते हैं। लेट अस सपोज Z1 नाम दे देते हैं x बार माइनस म्यू नॉट 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार। अब अगर टू टेल टेस्ट है तो अल्फा कुछ बच्चों को पता होगा दो भागों में बढ़ता है, एक इधर भाग एक इधर भाग, इक्वल बढ़ता है। दिस इज अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2। ओके, सो नाउ हाउ शुड वी प्रोसीड, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। नाउ इट हैज टू केसेस। Z1 is positive, Z1 is negative. If Z1 is positive, आप सबको पता होगा अगर Z वैल्यूज की बात करें तो बीच में Z 0 होता है और यहां पॉजिटिव होते हैं Z और यहां नेगेटिव Z। अगर Z1 पॉजिटिव है, ओके, तो इट मींस Z1 यहां से लेके यहां तक कहीं भी लाई कर रहा होगा। ओके, यहां से लेके यहां तक भी कहीं लाई कर रहा, तो बेटर है Z1 को इससे कंपेयर किया जाए। तो इससे कंपेयर करने के लिए ये एरिया राइट का है तो आपको राइट से प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। मींस प्रोबेबिलिटी Z इज ग्रेटर देन Z1 निकालना पड़ेगा। मान लो प्रोबेबिलिटी Z ग्रेटर देन Z1 अल्फा बाय 2 से छोटी आ जाती है। मान लो अल्फा बाय 2 2.5% है और ये भी 2.5% है, और मान लो अगर ये आता है 1%, तो इट मींस Z1 इधर कहीं लाई कर रहा होगा 1%, रिजेक्ट। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज कंपेयरिंग विथ अल्फा बाय 2। ओके, क्लियर है। अगर मान लीजिए
ये आ जाता 0.04, 4% आता, तो Z1 इधर कहीं भी लाई कर रहा होता 4%, क्योंकि जब इतना भाई यहां से लेके यहां तक के आगे का एरिया अगर 2.5% है तो यहां से लेके यहां तक का मतलब 4% के लिए इधर कहीं आना पड़ेगा, यानी वो एक्सेप्टेंस रीजन, यहां से यहां तक का एक्सेप्टेंस रीजन है ना। ओके, सो इधर एक्सेप्ट हो जाता है, इधर डू नॉट रिजेक्ट होता है और इधर रिजेक्ट होता है। एक्सेप्ट वर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो यूज नहीं करते हम हाइपोथेसिस में, काफी स्टूडेंट जानते होंगे इस बारे में। नाउ अब सवाल ये आता है, इसे पी वैल्यू नहीं बोलते, बिकॉज पी वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हम लोग अल्फा से कंपेयर करते हैं, अल्फा बाय 2 से नहीं। इसीलिए अगर अल्फा बाय 2 से रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट पता लग सकता है तो उसे अल्फा से कंपेयर करने के लिए ट्वाइस कर लो, है ना। सो इन दैट केस पी वैल्यू इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन z1। ओके, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन z1, दिस इज दी पी वैल्यू। गाइस बड़ा सिंपल है यार बच्चों, एक बात बताओ, अगर 1% था, 1% 2.5% से छोटा है तो रिजेक्ट कर दिया, फेयर एनफ है ना, रिजेक्शन में चला गया। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो रिजेक्ट ही होगा, क्या टेंशन है, बट ये अल्फा बाय 2 अल्फा हो जाएगा एटलीस्ट बस। और कुछ नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये भी तो सेम कंक्लूजन दे रहा है, आई नो गाइस, बट पी वैल्यू इज द वैल्यू विच इज कंपेरेबल विथ अल्फा ओनली, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है, भूलना मत। राइट टेल टेस्ट में बड़ा सिंपल है, राइट का एरिया निकालना है, लेफ्ट टेल टेस्ट में बड़ा सिंपल है, लेफ्ट का एरिया निकालना है, बट टू टेल टेस्ट में डिपेंड करता है दैट वॉट एवर लाइक व्हाट इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज कमिंग आउट। ओके, एंड इफ z1 इज नेगेटिव देन इन दैट केस p वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ एरिया प्रोबेबिलिटी z लेस देन z। ओके, बड़ा सिंपल है यार। अगर मान लो z1 इधर कहीं पे नेगेटिव आता है तो इधर कहीं लाई करता है, तो इससे कंपेयर करने के लिए यहां से यहां तक का एरिया निकालेंगे, इधर कहीं आता है तो यहां से यहां का एरिया निकालेंगे, इधर पे इस ये एरिया से बड़ा हो जाएगा, ये एरिया से छोटा हो जाएगा, रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट। कंक्लूजन इज एग्जैक्टली दी सेम। So I have discussed the p value concept using z test only. Okay, मैं एक बारी इसको दोबारा समराइज करके आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। देखिए, सो बच्चों एक ओवरऑल कंक्लूजन मैंने लिख दिया, p वैल्यू यूजिंग z टेस्ट। मैंने आपके पास 3 फॉर्मूले बना दिए, आपकी मर्जी उससे समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप लिख भी सकते हैं। अंडर राइट टेल टेस्ट p वैल्यू इज द एरिया टू द राइट ऑफ टेस्ट एट्स वैल्यू। Under left tail test, p value is the area to the left of test stats value. Under two tail test, p value is equal to twice of probability z greater than test stats value if test stats is positive, or twice probability z less than test stats value if test stats is negative. And overall conclusion कुछ अलग से फॉर्म में लिखें क्या, अगर p value greater than alpha है then do not reject h naught. Okay, और गाइज अगर p वैल्यू लेस देन अल्फा है देन रिजेक्ट h नॉट। ओके, चलिए गाइज एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए लिखा है दैट h नॉट में म्यू 50 है, पॉपुलेशन मीन 50 है, ऑल्टरनेटिव में पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन 50 है, इट्स अ राइट टेल टेस्ट। x बार 56 है, n 9 है और सिग्मा 12 है, और अल्फा लेटेस्ट सपोज 5% ले लीजिए। कहता है p वैल्यू निकालिए और बताइए रिजेक्ट होगा या डू नॉट रिजेक्ट होगा। तो p वैल्यू के लिए सबसे पहले टेस्ट स्टैट्स वैल्यू चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी x बार माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। x बार 56 है, ये 50 है, सिग्मा x बार सिग्मा बाय रूट n होता है, कुछ बच्चे अगर जानते हो तो 12 बाय रूट 9, 6 बाय 9 3 हो जाएगा, 4 1.5। Since it is a right tail test, then what is going to happen? Rejection is on right hand side only, and p value is nothing but beta probability z greater than 1.5. तो मैंने टेबल ओपन करी हुई है, z टेबल आई बिलीव आपको देखने आती हो, तो 1.5 ये रहा, ये तो 1.5 से पीछे का एरिया प्रोवाइड करती है विच कम्स आउट टू बी 0.9332, अगर कुछ बच्चों को नजर आ रहा हो, क्योंकि CDF टेबल है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z दिस 1 माइनस 0.9, एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ, 9332,
गाइस कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, अगर कुछ भी हो जाए तो। 9 3 3 2, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, तो ये आ रहा है 0.0668 यानी 6.68%, and this was 5%. So p value is greater than alpha, hence do not reject H naught. यही मान लो अगर 2 टेल टेस्ट होता, सब कुछ सेम चलता, 5% यहां बढ़ जाता 2.5% पे और इधर भी 2.5% पे बेटा, बट पी वैल्यू ये नहीं होती। टेस्ट स्टार्ट्स वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मींस एरिया राइट का ही निकालेंगे अंडर दी 2 टेल टेस्ट। अगर ये नेगेटिव आता तो एरिया लेफ्ट का निकालते, बट ये पॉजिटिव आ रहा है तो राइट का एरिया निकालेंगे, बट इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स ठीक है। कुछ बच्चे ना मेरे दिमाग में ये मेथड बिठा लेते हैं कि राइट टेल टेस्ट में राइट का एरिया, लेफ्ट टेल टेस्ट में लेफ्ट का एरिया, 2 टेल टेस्ट में पॉजिटिव तो राइट का एरिया का ट्वाइस और लेफ्ट टेल टेस्ट में नेगेटिव तो लेफ्ट के एरिया का ट्वाइस। बट अगर वो राइट टेल टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ राइट टेल टेस्ट, और उसको उनकी टेस्ट स्टैट्स नेगेटिव आ जाए तो वो सोचते हैं लेफ्ट का एरिया निकलेगा। नहीं, राइट टेल टेस्ट में रूल ऑफ थंब यही है, हमेशा राइट का एरिया, चाहे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। टेस्ट स्टैट्स का साइन राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए मैटर नहीं करता। राइट टेल टेस्ट में राइट का एरिया आएगा बेटा, लेफ्ट टेल टेस्ट में लेफ्ट का एरिया आएगा। साइन टेस्ट स्टैट्स का कहां मैटर करता है? 2 टेल टेस्ट में पॉजिटिव आएगा तो राइट के एरिया का ट्वाइस, नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट के एरिया का ट्वाइस। ठीक है। सो आज की क्लास में मैंने पी वैल्यू का पार्ट 1 आपको करा दिया है, जिसमें मैंने पी वैल्यू आपको समझा दिया है और डेफिनेशंस वगैरह करा दिए हैं और जेड टेस्ट से कंसेप्ट समझा दिया। अब बचा टी, काई स्क्वायर और एफ, जो कि हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया हो। मत बंद करो, प्लीज़ मत बंद करो, सुन लो मेरी बात, स्प्रेड करो वीडियो को, फैला दो वीडियो को। जितने ज़्यादा आप लोग प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी स्टैट्स के फंडों को ऐसे पढ़ाने की जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी, श्योर हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्ते।